नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के प्रतिष्ठित ऑनलाइन मंच पर मैं सौरभ चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करता हूं। आंतरिक सुरक्षा की कक्षाओं के अंतर्गत आपको आंतरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम से जुड़े अलग अलग विषयों पर कक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। इस क्रम में अब तक आपके पास 13 से 14 कक्षाएं पहुंच चुकी हैं। अब आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जिसके अंतर्गत संचार नेटवर्क है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, या फिर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों का विवरण है, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं हैं, इन मुद्दों पर हम अलग अलग क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, पहला टॉपिक है हमारा संचार नेटवर्क से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं और साइबर सुरक्षा के मूलभूत तत्व। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। संचार नेटवर्क से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं एंड फंडामेंटल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो नेचुरली जब संचार नेटवर्क से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं होंगी तो उन्हें दूर करने के लिए हमें साइबर सुरक्षा की रणनीति को ही अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर कीवर्ड ये दोनों हैं। एक, हमको संचार नेटवर्क को समझना है और उनसे जुड़ी सुरक्षा चिंताएं कौन सी होंगी और उनको साइबर सिक्योरिटी से हम कैसे जोड़ेंगे, इसको देखना है। तो यदि आप इस टॉपिक की प्रकृति को देखें तो ये टॉपिक टेक यानी साइंस एंड टेक वाले खंड से जुड़ता है। आंतरिक सुरक्षा की जगह इसमें टेक्नोलॉजिकल, और टेक में जिस खंड से जुड़ता है उसका नाम है आईसीटी, सूचना और संचार तकनीक। यदि आप इस टॉपिक के महत्व को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि इस टॉपिक में हमको आईसीटी की समझ होनी जरूरी है, प्लस साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट्स, ये इसका हिस्सा है, साइबर अपराध। और तीसरा जो टॉपिक है वो है साइबर सुरक्षा। ये आपका टेक्नोलॉजी टॉपिक में भी आ सकता है और इंटरनल सिक्योरिटी में भी आ सकता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस और महत्व है। तो ये महत्व ये है कि ये टेक वाले खंड में आ सकता है, प्लस ऐसे के अंतर्गत ये दोनों साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी एक निबंध का विषय भी हो सकते हैं। तो इसको आप उस दृष्टि से भी देख सकते हैं। ठीक है। प्रारूपण यदि हम इसका करें तो सच बात तो यह है कि आईसीटी एक टेक्नोलॉजी का विषय है और साइबर सिक्योरिटी भी वहीं से जुड़ा है, लेकिन इसको हम आंतरिक सुरक्षा में किन मुद्दों में खोल सकते हैं उस पर हमको जाना पड़ेगा। तो पहले आईसीटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देखना पड़ेगा। आईसीटी का कॉन्सेप्ट देखने के बाद दूसरे हिस्से में देखना पड़ेगा कि ये इस आईसीटी की ताकत क्या है, यानी सूचना संचार तकनीक को इतनी ताकत कैसे मिली कि वो हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने लगी। इस तकनीक में ऐसा क्या है, ठीक है, या तो इस तकनीक के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं या इस तकनीक के प्रयोग से जुड़ी कैसी ऐसी बातें हैं। तो आईसीटी को ताकत प्रदान करने वाली बातें कौन सी हैं। तीसरा, आईसीटी का मिसयूज क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए, ताकत का मतलब यह है कि वो नुकसान पहुंचा सके, इतनी उसमें हैसियत कैसे आई, और फिर उस हैसियत का दुरुपयोग किस ढंग से किया जा रहा है। तो मिसयूज क्यों और कैसे होता है। जब आपने मिसयूज कर लिया तो फिर कौन कौन सी सुरक्षा चिंताएं इससे पैदा होती हैं, व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो इसके माध्यम से जन्म लेती हैं। अलग अलग सुरक्षा चिंताएं इससे जुड़ी कौन कौन सी हैं। ठीक, तो टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स या आईसीटी से जुड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये आप बताएंगे। ठीक,
सुरक्षा चिंताओं को बताने के बाद इनको रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं, ये बता सकते हैं। और फिर आपकी तरफ से यदि जरूरत हो तो हम सुझावों पर जा सकते हैं। ये एक बड़ा फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके अंतर्गत ये टॉपिक डील किया जाएगा। ठीक है, यहां पर आप एक चीज और बता सकते हैं, दैट व्हाई इंडिया इज सो वनरेबल अबाउट दिस थ्रेट। भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं इतनी गंभीर क्यों हैं या इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, इस पर भी अलग से प्रश्न बन सकता है। तो इफ वन बाय वन यदि आप इन चीजों को डील करेंगे तो साइबर सुरक्षा या साइबर तकनीक और सुरक्षा चिंताएं विषय पूरा होगा। ये टेक्निकल लगता है और इसमें ज्यादातर जो पढ़ाया जाता है वो यहां पर सरकारी प्रयासों पर फोकस किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है। हम एक ओवरऑल कंसेप्ट में इसको समझने की बात करते हैं। तो यदि हमसे कोई कहे कि आईसीटी क्या है, तो आप कहेंगे कि आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन का मतलब है संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी को कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से जोड़ते हैं, संचार प्रौद्योगिकी का संबंध आजकल नेटवर्किंग से होता है। अब आप देखते जाइए, और यदि हम देखें तो ये दोनों बेसिकली सूचना के प्रबंधन और प्रयोग से जुड़ी तकनीक है। दे आर द टेक्नोलॉजी विच रिलेट टू मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये मिलकर 3 काम करती हैं। ठीक, ज्यादा से ज्यादा चलो 4 बना लेते हैं। पहला, सूचना की पहचान। एक्चुअली इतना ज्ञान बिखरा पड़ा है, उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। पहचान हो गई। पहचान के बाद सूचना का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा, सूचना का भंडारण, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा, सूचना का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अंग्रेजी शब्द याद रखिएगा। और पांचवा, सूचना का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना शक्ति है, सूचना ज्ञान है, सूचित समाज ही ज्ञान समाज है। जिसके पास सूचना है वो ताकतवर है। आज बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब इस बात को दोहराते हैं कि सूचित समाज ही सशक्त समाज है, सूचित समाज ही ज्ञान समाज है। तो वह तकनीक जो सूचनाओं को पहचानने से लेकर इकट्ठा करने तक, इकट्ठा करने से संभाल के रखने तक, रखने के बाद उसको प्रोसेस करने तक, उससे आउटपुट निकले और फिर उसे सही जगह पर ट्रांसफर करने तक, यानी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद या कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, इन कामों को करती है, उसे हम सूचना संचार तकनीक कहते हैं। याद रहेगा, ये आप टेक्नोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। इसमें से आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी तकनीक कहां पर उपयोगी होती है। तो यदि हम देखें तो शुरुआती दौर में जहां पर हमको सूचना का भंडारण और प्रसंस्करण करना है, यहां पर यह आएगा, आईटी ज्यादा कारगर है। और जहां पहचान, संग्रहण, हस्तांतरण करना है, वहां पर कौन ज्यादा पावरफुल है? सीटी ज्यादा पावरफुल है। और ये दोनों तकनीकें मिलकर सूचना संचार तकनीक को जन्म देती हैं, जो आज के समय में मानवीय जीवन का आधार है। मानवीय जीवन का शायद ही ऐसा कोई कार्य हो जो सूचना संचार तकनीक से प्रभावित ना हो। और इसलिए पढ़ाते समय मैं जनरली आपसे पूछता हूं
कि भाई आप मुझे ये मत बताइए कि आईसीटी का रोल कहाँ है जीवन में, आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा आपकी जिंदगी का पक्ष है जो आईसीटी से प्रभावित नहीं है। एंड इवन इफ आई विल गिव यू टाइम, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कोई भी चीज हो, जन्म से मृत्यु तक, गर्भ से कब्र तक, हर जगह आईसीटी की भूमिका है। गर्भाशय में स्कैन करना हो, जिसको आप बोलते हैं बच्चे की जो स्कैनिंग होती है सोनोग्राफी, या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, गर्भ से कब्र तक आईसीटी की भूमिका है। यदि आप बहुत भी सोचेंगे तो आपको जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं लगेगा, आपके जन्म लेने से लेकर स्कूल जाने तक, स्कूल जाने से लेकर विवाह करने तक, विवाह करने से लेकर जॉब करने तक, जॉब करने से लेकर त्योहार मनाने तक, हर जगह आईसीटी की भूमिका है। और अभी तक भी आप ना सोच पाए हो तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ही कार्य है जिसमें आईसीटी अभी इन्वॉल्व नहीं है, वो है रिप्रोडक्शन। मनुष्य से जुड़े रिप्रोडक्शन, प्रजनन के काम में अभी इसकी भूमिका नहीं है। लेकिन अभी आपको जानकारी होगी कि अब सूचना संचार तकनीक 2G, 3G, 4G होते होते इतनी गंभीर होती जा रही है कि दूरी अर्थहीन होती जा रही है। एक समय था जब आप फोन पे सिर्फ सुन सकते थे, अब आप फोन में पास में देख सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं जहां पर आप स्मेल को महसूस कर सकते हैं। तो यदि पेड़ों की मतलब बगीचा है तो फूलों की खुशबू कंप्यूटर से आती है। ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं जहां टेस्ट सेंस भी यूज हो सकता है। और अमेरिका में ड्यूरेक्स कंपनी ने ऐसा कंप्यूटर भी बना लिया है जिससे टच सेंस भी होता है। मतलब वहां पर कोई ऐसा, मान लीजिए डॉल जैसा है, उसके गाल पे आप ऐसे छुओ तो आपको यहां छुअन महसूस हो। तो मतलब आईसीटी ने तो संचार दूरी को अर्थहीन बना दिया है। तो मैं क्यों ना मान लूं कि 10G आते आते ये भी संभव हो कि ओवम और स्पर्म्स आईसीटी के थ्रू ऑनलाइन मिल जाए और ऑनलाइन बच्चा पैदा हो जाए। भाई सोचने में तो कभी ये भी सोचा नहीं था। मतलब एक्सेप्ट फ्रॉम रिप्रोडक्शन देयर इज हार्डली एनी प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर रोल ऑफ आईसीटी इज नॉट फाउंड, एंड दिस इज वेयर वी गेट इनटू द स्ट्रेंथ ऑफ आईसीटी। आजीवन से जुड़ा हर काम सूचना संचार तकनीक से होता है। एक और प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि सूचना संचार तकनीक अकेले काम नहीं करती। ये क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नॉट वर्क इन आइसोलेशन, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ट्विन टेक्नोलॉजी। इसलिए इन्हें जुड़वा तकनीकें कहा जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि आईसीटी को जुड़वा तकनीक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहती हैं कुछ तुम करो, कुछ हम करें, हम दोनों मिलकर जो करेंगे वो है MIS। ये शब्द याद रखिएगा, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मेरी फाइनल लाइन, कंक्लूजन और क्वेश्चन है, सूचना संचार तकनीक वह तकनीक है जिसके माध्यम से हम सूचना प्रबंध प्रणाली का निर्माण करते हैं। सूचना संचार तकनीक वह तकनीक है जिसके माध्यम से हम सूचना प्रबंध प्रणाली का निर्माण करते हैं। Information and communication technology is a technology which leads us to management information system. MIS को कहते हैं सूचना प्रबंध प्रणाली। So I think now everyone will be very much clear that what ICT's concept is all about. इसका मतलब क्या है? अब हम इस दूसरे हिस्से पर चलते हैं जहां हमने ये जानने की कोशिश की थी कि भाई ये ICT में इतनी ताकत कैसे आई कि ये मानव के लिए वरदान भी हो सकती है और मानव के लिए अभिशाप भी। ये विकास भी कर सकती है और चाहे तो विनाश भी, और इसीलिए ये सुरक्षा को बढ़ा भी सकती है और सुरक्षा को चुनौती भी दे सकती है। इट कैन एनहांस सिक्योरिटी, कहते हैं ना आईटी के द्वारा सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए, आई इन स्काई लगा दिया जाए, आपकी कौन सी फेंसिंग बोलते हैं, स्मार्ट फेंसिंग कर दी जाए, जैसे हमने बॉर्डर मैनेजमेंट में कहा था। तो आईसीटी या सूचना संचार तकनीक सुरक्षा को बढ़ा भी सकती है और सुरक्षा को जोखिम में भी डाल सकती है। तो सूचना संचार तकनीक में ऐसा क्या है जो इसको इतना मजबूत बनाता है, इतना ताकतवर बनाता है, मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। और ये प्रश्न है आपका। पहली चीज सूचना संचार तकनीक में है असीमित प्रसार।
तीन क्रांतियां हुई इस देश में या दुनिया भर में। पहला कंप्यूटर रेवोल्यूशन, दूसरा मोबाइल रेवोल्यूशन और तीसरा इंटरनेट रेवोल्यूशन। और इंटरनेट रेवोल्यूशन में अभी आ गया डेटा रेवोल्यूशन, जियो क्रांति। इन तीन क्रांतियों के बाद हर हाथ में उस्तरा है। अब चाहे तो उससे दाढ़ी बना ले, चाहे तो गला काट ले। आप कह रहे हैं हर बंदर के हाथ में उस्तरा है, चाहे तो सदुपयोग कर ले, चाहे तो दुरुपयोग कर ले। असीमित प्रसार का मतलब है नेटिजन्स की बढ़ती संख्या। यदि दुनिया की आबादी हम बोल रहे हैं 7.5 से 8 अरब के बीच है, तो आधे से ज्यादा लोग अब इंटरनेट प्रयोगकर्ता या आईसीटी से जुड़े हुए लोग हैं। 3 से 4 अरब लोगों का समूह इस तकनीक से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए वो कितनी अच्छी या बुरी क्रांति कर सकते। असीमित प्रसार के बाद जो दूसरी ताकत इस तकनीक में है वो ये है कि ये साइट बाउंड नहीं है। फ्रॉम एनीवेयर यू कैन डू एनीथिंग। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी आपको कुछ भी अच्छा या बुरा करने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको जासूसी करनी है, ड्रोन भेज दीजिए। आपको कहीं पर साइबर बम गिराना है, ई बम गिराना है, तो अपने घर बैठे भेज दीजिए। तो ये साइट बाउंड नहीं है। साइट बाउंड ना होना आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अच्छे या बुरे जो काम करना उसमें। ठीक। तीसरी चीज इस तकनीक में जो है वो है इसका वन टू मैनी इफेक्ट। वन टू मैनी मतलब ये एक साथ कई लोगों को प्रभावित कर सकती है। इट कैन अफेक्ट मैनी पीपल एट अ टाइम। चौथी चीज इसमें जो है वो है इसका 24/7 365 इफेक्ट। ये तकनीक आपके पास हर समय अवेलेबल है। पहले मैं क्लास पढ़ाता था, आपको उन्हीं 3 घंटे उपलब्ध मिलता था। अब मैं यदि आपको आपके घर में पेन ड्राइव में मिल गया हूं या ऐप में मिल गया हूं, तो मैं आपको एक की जगह 3 बार उपलब्ध हूं। आप जब चाहें जैसा चाहें मेरा सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद इस तकनीक में एक और चीज है, और उस चीज को कहा जाता है कि यह तकनीक इंद्रियों के स्तर पर असर करती है। और मल्टीमीडिया इफेक्ट आने के बाद, एमएमई का मतलब मल्टीमीडिया इफेक्ट है। यह आपकी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1 इंद्री 2 इंद्री के आप तो 5 इंद्रियों को छूने की क्षमता रख रही है, और छठी इंद्री जिसको एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं वहां तक भी पहुंच रही है। ठीक है। इसके बाद इस तकनीक के माध्यम से आप रिमोट स्थान पर रहकर काम कर सकते हैं और रिमोट स्थान पर पहुंचकर काम कर सकते हैं। यू कैन रिमेन एट रिमोट प्लेस, यू कैन रीच एट रिमोट प्लेसेस। ठीक है। और बात करते हैं, इस तकनीक में साइम्युलेशन की ताकत है। साइम्युलेशन यानी प्रतिकृति प्रयोग का मतलब होता है जो होने वाला है उसको पहले से करके देख लो। तो आपको परमाणु बम फोड़ने से क्या होगा ये पहले से करके देख सकते हो आप। पायलट प्रोजेक्ट जैसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइम्युलेशन। इस तकनीक में कन्वर्जेंस की ताकत है। कन्वर्जेंस का भी मतलब समझिए, डिजिटल प्रकृति के उपकरणों को यदि हम एक साथ लाते हैं तो उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। एक ही तकनीक पर काम करने वाले उपकरणों को एक साथ लाना कन्वर्जेंस कहलाता है। अब मान लीजिए आपके पास ऐसी फोटोकॉपी मशीन है जो स्कैनर भी है, जो फैक्स भी है, वो टेलीफोन भी है। अब सबसे अच्छा उदाहरण मोबाइल ले लो ना। आपका मोबाइल पहले सुनने का काम आता था, अब कौन सा काम है जो मोबाइल से नहीं होता? वो टाइपराइटर भी हो गया है, वो स्कैनर भी हो गया है, वो एडिटर भी हो गया है, वो फोटो एडिटर भी हो गया है। तो पहले यदि कोई आतंकवादी कुछ गलत काम करने जाता था, 4-5 उपकरण रख के ले जाना पड़ता था। पेजर रख लिया, फिर मोबाइल रख लिया, फिर फोन रख लिया। अब क्या करना है उसको? एक छोटा सा मोबाइल रखकर वो कई काम कर सकता है, चाहे सदुपयोग चाहे दुरुपयोग। तो इसकी साइमुलेशन की ताकत इसको मजबूत बनाती है, इसकी कन्वर्जेंस की ताकत इसको मजबूत बनाती है। इसमें ताकत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालन की, कृत्रिम बुद्धि की ताकत इसे मजबूत बनाती है। वर्चुअल रियलिटी, आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता मतलब
उस वातावरण को जिसको आप अनुभव करना चाहते हैं आईसीटी के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे आप वीडियो पार्लर में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सही में कार चला रहे हैं या सही में, तो इसमें आभासी वास्तविकता की ताकत है जिससे लोगों को इल्यूजन में रखकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। भाई बुरा करना है तो उसी से बुरा कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट वाली मूवी देखी थी आपने, रजनीकांत की, चिक्की अच्छा भी हो सकता है, चिक्की खराब भी हो सकता है, शायद यही नाम था उसका। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पास है, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी इसके पास है, सिमुलेशन की ताकत इसके पास है। क्लियर है? ये सारी बातें आईसीटी को इतनी ताकत देती हैं कि हम चाहें तो इसका दुरुपयोग कर लें, चाहें तो इसका सदुपयोग कर लें। इनके अलावा मैं जो 2-3 बिंदु बोल रहा हूं उनको ध्यान से समझिएगा आप। ये तो आईसीटी से जुड़े गुण हैं। आईसीटी की सबसे बड़ी ताकत जो बनी है वो बनी है आईसीटी पर हमारी निर्भरता। अभी मैंने आपको बताया कि सरकार अपने हर कार्य के लिए आईसीटी पर निर्भर है। इसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, क्रिटिकल इंफ्रा एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। सरकार की जो भी अधा संरचना है और जो भी आधारभूत सूचना है, ये दोनों आईसीटी के माध्यम से संरक्षित और सुरक्षित है। यानी सरकार आज जो कुछ भी करती है आईसीटी के माध्यम से करती है। ठीक, चाहे लैंड रिकॉर्ड सिस्टम हो, चाहे क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हो, चाहे वाटर सप्लाई सिस्टम हो, चाहे डैम कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कंट्रोल सिस्टम हो। आप यहां ढेर सारे सिस्टम्स के नाम बता देना। सड़क, बिजली, संचार, पुलिस, रेलवे, हर चीज हमारी किस पर निर्भर है? सूचना संचार तकनीक पर, सुपर कंप्यूटर पर, कंप्यूटर प्रणाली पर। आप बोलिए ये सारी चीजें आईसीटी से संचालित हैं। यदि ये प्रणालियां, समझिए, क्रिटिकल इंफ्रा है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है और उस पर संचालित प्रणाली है। अब यदि ये प्रणाली आतंकवादी के हाथ में लग गई, तो मान लो न्यूक्लियर सिस्टम उसके हाथ में लग गया, तो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम वो हमारे यहां परमाणु बम फोड़ देगा। एयर कंट्रोल सिस्टम हाथ में आ गया तो अमेरिका जैसे हवाई जहाज भारत की किसी भी बिल्डिंग से टकरा देगा। रेलवे कंट्रोल सिस्टम आ गया तो पटरियों को से उतार देगा रेल को। रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम या लैंड रिकॉर्ड सिस्टम उसके हाथ में आ गया तो लैंड रिकॉर्ड मिटाकर वो किसकी कौन सी जमीन है ये खत्म कर देगा। आप सोचिए, यदि आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट सिस्टम उसके हाथ में आ गया तो हम सबको वो अनपढ़ बना सकता है। मैरिज सर्टिफिकेट आ गया तो हम सबको वो अविवाहित बना सकता है। आप इसमें जो भी उम्मीदें करना चाहें कर सकते हैं। जेम्स बॉन्ड की एक मूवी बनी थी जिसमें बताया गया था कि यदि ये क्रिटिकल इंफ्रा और इंफॉर्मेशन दुश्मन के हाथ चली जाती है तो फिर इंग्लैंड आदिम युग में चला जाएगा, मतलब वही पत्थर से आग लगाने वाली हालत हो जाएगी। क्योंकि हमारी सारी जानकारियां हम आजकल ऑनलाइन डिजिटल संदर्भ में रखते हैं, तो हमारे जीवन में आप ये कह सकते हैं हम कई सदियों पीछे चले जाएंगे यदि ये जानकारियां उनके पास चली जाएंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरफ तो आईसीटी में इतनी ताकत है, इसी ताकत के कारण उस पर हमारी क्या है? निर्भरता है। और यही निर्भरता आईसीटी को हमें सुरक्षा चुनौतियों को देने की स्थितियों की ओर ले जाती है, या इसी के कारण हमारी सुरक्षा चुनौतियां लगातार गंभीर होती जाती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, सरकार छोड़ दो आप, यदि आप इसी निर्भरता को सरकार की बजाय नागरिक के संदर्भ में बताना चाहो तो अभी मैंने आपको बताया था कि नागरिक गर्भ से कब्र तक अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करता है तो सरकार पूरी तरीके से इस पर निर्भर है, नागरिक और समाज इस पर निर्भर है, और इसलिए ये तकनीक चाहे तो विकास कर दे और चाहे तो विनाश कर दे। तो ये सबसे मेन टॉपिक है जिसको जनरली मिस किया जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा, वरना पढ़ाने को कुछ है ही नहीं। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी अलग टॉपिक है और सुरक्षा अलग टॉपिक है। सुरक्षा चुनौती मतलब मैं फिर से लिख दूं वही गाना, वाद है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सब हो रहा है आईसीटी से, तो कोई भी समझ सकता है। So let us move on to next part
जहां पर हम ये जानने की कोशिश करें कि भाई आईसीटी में ये ताकत थी कि वो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, सरकार को प्रभावित कर सकता है। तो आईसीटी का मिसयूज यानी दुरुपयोग एक क्यों होता है और दूसरा कैसे होता है, इसी से सुरक्षा चिंताएं पैदा होंगी। पहली चीज, मिसयूज की ताकत कैसे आई वो मैंने आपको बता दिया। अब मिसयूज क्यों होता है और कैसे होता है, देखिए। क्यों का सीधा मतलब है कि सूचना संचार तकनीक के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको यदि नेगेटिव माइंडसेट के साथ यूज किया जाए, भाई उसकी जो ताकत है वही विध्वंस में बदल जाएगी। तो आप ये समझिए कि आईसीटी का मिसयूज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तकनीक वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब है, आप इसको किस शब्द में रहे, नाजुक है। ठीक है, तो पहली चीज जो बताई जाती है कि ये वल्नरेबल तकनीक है। वल्नरेबल तकनीक का मतलब होता है कि इसका प्लस माइनस यूज दोनों आसानी से हो सकता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तकनीक अपने आप में मूल्य तटस्थ है। अच्छे आदमी से जुड़ेगी तो विकास करेगी, बुरे आदमी से जुड़ेगी तो विनाश करेगी। तो मानवीय नकारात्मक मूल्यों से जुड़कर इसका दुरुपयोग होने लगता है। ठीक है, दूसरी चीज, इस तकनीक के बारे में यह कहा जाता है कि इसके पॉजिटिव यूज से ज्यादा लोग इसके नेगेटिव यूज की तरफ प्रेरित हैं, क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि वो अच्छा करने की बजाय बुरा करने के लिए ज्यादा प्रेरित होता है। सो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन इट्स नेगेटिव यूज रादर देन इट्स पॉजिटिव यूज। इसको मैं बताता हूं कैसे। और इसीलिए आईसीटी से जुड़ी अटैक यानी हमलों की जितनी तकनीक हैं, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा से जुड़ी उतनी तकनीकें नहीं। यानी हमने इसको ऐसे बोलेंगे, जितने वायरस बनाए हैं उतने एंटीवायरस नहीं बनाए। अब समझ में आ रहा है, ये बात प्रूव हो रही है। नेक्स्ट, इस तकनीक के बारे में यह कहा जाता है कि इस तकनीक में एट्रीब्यूशन, और एट्रीब्यूशन को आपकी भाषा में समझाऊं तो भटकाव बहुत आसान है। मतलब आप आसानी से इस तकनीक का प्रयोग करके किसी को बेवकूफ बना सकते हैं। इसमें लोगों को बेवकूफ बनाना, मिसलीड करना, मिसगाइड करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, यह भी कहा जाता है कि इस तकनीक में आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना बहुत कठिन है। नेक्स्ट, इस तकनीक से जुड़ी एक बात डिजिटल डिवाइड की है। यानी इस तकनीक में संपन्न और विपन्न लोगों के बीच बहुत दूरी है और इसलिए संपन्न लोग विपन्न लोगों के खिलाफ इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। रिच इन आईटी यूजेस इट अगेंस्ट द पीपल हु आर नॉट दैट कैपेबल इन आईटी, ऐसा कहा जाता है। ठीक, इस तकनीक के बारे में एक नेगेटिविटी यह भी कही जाती है कि इसमें मैनी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होते हैं। अब जैसे आपको ऑनलाइन क्लास देनी है, उसमें सबसे बड़ी चिंता यही है कि आप तक जो क्लासेस जा रही हैं वो बाजार में फिर से बिकने ना लगे, उसकी सुरक्षा कैसी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि भाई ताला तो शरीफों के लिए होता है। यदि कोई कसम खा ले कि आईटी में कोई भी क्लास है या कुछ है, उसको मेरे को निकालना है, तो फिर हैकर्स के लिए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो इसमें मैनी एंट्री पॉइंट और मैनी एग्जिट पॉइंट का फिनोमेना काम करता है और इसलिए इसके दुरुपयोग से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस तकनीक में एक और चीज होती है, वो होती है सीक्रेसी, गोपनीयता। ठीक है,
आप इस तकनीक को चुपचाप से किसी के आपने मतलब वायरस डाल दिया, 4 दिन बाद उसको पता चला, सो इट कैन सीक्रेटली वर्क। ठीक है, कोई हल्ला नहीं होगा, चुपचाप से ये तकनीक आएगी और बर्बादी करके चली जाएगी। ठीक, इससे हुए हमलों की पहचान बहुत कठिन होती है। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अटैक्स थ्रू साइबर टेक्निक। ठीक है, एक और बात, यदि हमलों की पहचान हो भी जाती है तो इसकी रिपोर्टिंग ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि यदि रिपोर्टिंग हो गई तो इससे साइबर हमलावरों का हौसला बढ़ जाएगा। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जिनका भी डेटा चोरी हुआ वो बताती नहीं कि मेरा डेटा चोरी हो गया है। और साइबर हमलों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है दैट द कंपनीज, द इंडिविजुअल्स आर नॉट रिपोर्टिंग द क्राइम, एंड अनलेस यू रिपोर्ट द क्राइम हाउ विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि साइबर तकनीक के माध्यम से दुरुपयोग हो रहा है या साइबर तकनीक के माध्यम से कोई गलत काम हो रहा है। तो ये एक दिक्कत है। इसके कारण भी, रिपोर्टिंग ना होने के कारण भी साइबर तकनीक या सूचना संचार तकनीक के दुरुपयोग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि सूचना संचार तकनीक की ताकत कौन सी थी। अब सूचना संचार तकनीक की कमियां कौन सी थी जिनका लाभ उठाकर उनका नेगेटिव यूज किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि आईसीटी के अंदर ये वल्नरेबिलिटीज हैं, ये चिंताएं हैं, ये लूप होल्स हैं जिनके माध्यम से हम इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो आईसीटी की ताकत भी मिसयूज में यूज हो सकती है और आईसीटी की कमियां भी मिसयूज में यूज हो सकती हैं। अब सबसे मेन हिस्से पर आते हैं कि ये जो आईसीटी है उसका दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। यानी सरल भाषा में कहें तो आईसीटी से सुरक्षा चिंताएं कैसे पैदा की जा रही है, यही बात है ना। और मूल टॉपिक तो हमारा यही था। हमारा टॉपिक था सूचना संचार तकनीक से सुरक्षा की चुनौतियां। तो सूचना संचार तकनीक से सुरक्षा की चुनौतियां क्यों? क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं और इसके कुछ नेगेटिव्स हैं। और कैसे? तो सूचना और संचार तकनीक जो है वो आपकी सुरक्षा को कई रूपों में चुनौती दे सकती है। जैसे, ध्यान दीजिएगा, पहला, सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। ये 3 मेन सुरक्षाएं होती हैं, सोशियो कल्चरल में ले सकते हैं। और मैं एक एस्पेक्ट उसका और निकाल लेता हूं यदि आप चाहें तो, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों में शामिल हैं, पहला, आपके क्रिटिकल इंफ्रा पर, आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पर, यही 2 चीजें हैं, होने वाले साइबर हमले, साइबर अटैक। आपके क्रिटिकल इंफ्रा पर और आपके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पर होने वाले जो साइबर हमले होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उन्हें हम सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं कहते हैं। ये हमले आपके न्यूक्लियर सेटअप पर हो सकते हैं, ये आपके डिफेंस सेटअप पर हो सकते हैं, ये आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस पर हो सकते हैं, ये आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर हो सकते हैं। हमने जितने भी क्रिटिकल इंफ्रा और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन से जुड़े सिस्टम्स बनाए थे, देश को चलाने वाली आधारभूत प्रणालियों पर साइबर हमले किए जाते हैं। हमले कैसे होते हैं वो मैं अलग तरीके से बताऊंगा, पर आप
चिंता यही है। और यदि ये हमले हो जाते हैं तो देश की नियंत्रण प्रणाली शत्रुओं के हाथ में आ जाएगी और देश में विध्वंस हो सकता है। आर्थिक सुरक्षा की बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाएगा देश की इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर और दूसरा देश की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन पर साइबर हमले। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, देश की बैंकिंग प्रणाली, नॉन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, शेयर बाजार, इनसे जुड़ा जो सिस्टम होता है। यदि उस सिस्टम पर वायरस का, वर्म का हमला हो जाए तो मामला खत्म। या देश से जुड़ी गंभीर आर्थिक सूचनाएं, मान लीजिए जैसे वो बजट की गोपनीय सूचना हो, वो इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी गोपनीय सूचना हो, वो टेंडर से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं हो, वो मंत्रालयों से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं हो, यदि इन सूचनाओं पर हमले हो जाते हैं तो फिर देश खतरे। तीसरे स्तर पर जहां पर हम बात करते हैं, जहां पर यह सूचना संचार तकनीक खतरनाक हो सकती है, वहां पर ये साइबर टेरर से जुड़ सकती है, बहुत सारे साइबर क्राइम से जुड़ सकती है। आप समझ रहे हैं? साइबर टेरर का मतलब है आईसीटी के माध्यम से आतंकवाद फैलाना। साइबर क्राइम का मतलब है समाज में विभिन्न प्रकार के अपराधों को आईसीटी के माध्यम से बढ़ावा देना, यही कहा जा सकता है। ठीक, इसके आगे यहां पर सामाजिक सुरक्षा से जुड़े खतरों में साइबर हैक्टिविज्म आता है। ये शब्द याद रखिएगा, छोटे छोटे शब्द हैं। हैक्टिविज्म, ठीक है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। साइबर हैक्टिविज्म आता है, ठीक है। इसके अलावा डेटा थेफ्ट आता है। अरे अभी सूचनाएं चोरी हो रही कि नहीं, तो समाज से जुड़ी निजी सूचनाओं को चोरी कर लेना, यह साइबर सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हमलों में आता है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हमलों में ही यदि मैं इसमें जोड़ूं, यहीं पर जोड़ देता हूं मैं, तो मैं हेट स्पीच को लाता हूं। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हमलों में ही हम फेक न्यूज को लाते हैं। सिर्फ शब्द आप देखते जाइए, कितना बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। और आजकल एक और शब्द आता है, इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग हमले। एक नया शब्द आया है जिसे सोशल इंजीनियरिंग हमले कहा जा रहा है। इसके अंतर्गत हैकर्स व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना प्रणाली जो होती है या संरक्षित सूचना प्रणाली जो होती है उसमें पहुंचकर या उसमें प्रवेश करके उसकी निजी जानकारियां चुरा लेते हैं। फिशिंग करना, स्पैमिंग करना, स्टॉकिंग करना, क्विड प्रो क्या बोलते हैं उसे, क्विड प्रो क्यो, ये सारी जो चीजें हैं ये सोशल इंजीनियरिंग हमलों का ही हिस्सा है। इससे आगे जाएं, जहां हमने मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की बात की थी, तो वहां सूचना संचार तकनीक से जो असुरक्षा पैदा हुई है वो असुरक्षा है मेनली निजता की असुरक्षा, कि आज पता नहीं मेरे बारे में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, हर चीज इंटरनेट पर क्या है, उपलब्ध है। ठीक, यहां पर सोशल सिक्योरिटी हमलों में ही एक पोर्नोग्राफी शब्द आता है, अश्लीलता से जुड़ा। एनीवेज, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा में एक चिंता जो है वो निजता की चिंता है। मनोवैज्ञानिक चिंताओं में साइबर सुरक्षा, अब देखिए ये हम व्यक्ति से जुड़ी इस चिंता पर बात नहीं करते हैं, यह है असंयमित होने की समस्या। आज तुरंत आप देख रहे हैं कि हमारे पास इतना भी पेशेंस नहीं है, यूट्यूब में भी वो वीडियो चल रहे हैं जो 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के हो, तुरंत बदलना है, नया लाना है, इसको बदल दो उसको बदल दो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्या हैं, विकल्प हैं। तो विकल्प हैं तो आपके पास किसी भी विकल्प को ठहरने का संयम नहीं है। ठीक, इसी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा में ये जो सूचना संचार तकनीक है वो आपको जोड़ रही है अघोषित प्रतिस्पर्धा से। ये तकनीक आपको जोड़ रही है समय की बर्बादी से।
भाई फेसबुक में किसी की फोटो देखकर आप परेशान हैं, किसी की गाड़ी देखकर आप परेशान हैं। तो ये सारी मनोवैज्ञानिक चिंताएं हैं जो सूचना संचार तकनीक से जन्म ले रही हैं। लेकिन यदि सुरक्षा चिंताओं के केंद्र में आप बात करेंगे, ठीक है, तो आप यही कहेंगे कि सामरिक सुरक्षा के अंतर्गत जो सुरक्षा चिंताएं जन्म लेती हैं सूचना संचार तकनीक से, वो साइबर जासूसी हो सकती है और साइबर युद्ध हो सकता है। और इसीलिए आज दुनिया के ताकतवर देश साइबर आर्मी तैयार कर रहे हैं। जैसे इजराइल की बात करें, चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, और वो साइबर वॉरफील्ड के लिए तैयार हैं, जिसे युद्ध का भविष्य का क्षेत्र या 5वां क्षेत्र माना जा रहा है। जब दो देश एक दूसरे पर साइबर हमले करते हैं तो उसे साइबर वॉर कहा जाता है। ठीक, साइबर जासूसी ये शब्द जो है, ये साइबर स्पाई या एपोंजे, साइबर स्पाई शब्द लीजिए, इससे जुड़ा है। और साइबर स्पाई का मतलब है किसी देश की गोपनीय जानकारियों को चुराना। अब आपको यह जानकारी होगी, 2-3 उदाहरण हैं। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA में एक व्यक्ति जुड़े हुए थे जिनका नाम था एंटोनियो स्नोडेन। एंटोनियो स्नोडेन ने इस बात का खुलासा किया कि CIA द्वारा दुनिया के सभी देशों और सरकारों की गोपनीय जानकारियों को चुराया जाता है, और इस जानकारी को चुराने का आधार सूचना संचार तकनीक में अमेरिका का नियंत्रण है। यह नियंत्रण कैसे है? आज जितने भी बड़े इंटरनेट सर्वर्स हैं वो सब अमेरिका में हैं। ठीक, तो मान लीजिए इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ये सब कहां काम कर रही हैं? अमेरिका में काम कर रही हैं। इंटरनेट सर्वर्स भी कहां हैं? अमेरिका में है। इनफैक्ट लोगों का जो IP एड्रेस जारी होता है, हालांकि अभी बात हुई है कि अमेरिका इसको बाहर छोड़ेगा, वो IP एड्रेस भी कैलिफोर्निया स्थित एक संस्था है, ICANN। ठीक, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नेटवर्क। तो कैलिफोर्निया स्थित संस्था इंटरनेशनल या इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नेटवर्क, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के लोगों को IP एड्रेस जारी किए जाते हैं। वो IP4, IP6 आपने टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा ना, जैसे ही नेटिजन बढ़ रहे हैं तो IP4 की जगह IP6 में चले गए, यानी लंबा नंबर होता है आपका। अब देखिए अमेरिका, जो स्नोडन ने खुलासा किया, मैं साइबर वॉर पर और जासूसी पर थोड़े आगे जा रहा हूं, यही जासूसी वॉर में जाएगी। तो एंटोनियो स्नोडेन ने बताया कि CIA दुनिया के सारे देशों की गोपनीय सूचनाओं को चुरा रहा है, चाहे वो सरकारी सूचनाएं हों, चाहे वो सुरक्षा संबंधी सूचनाएं हों, और वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के हब वहां पर हैं, सिलिकॉन वैली वहां पर है। मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। आपके सिस्को, जूनिपर जैसे जो प्रणालियां हैं उस पर अमेरिका का नियंत्रण है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली प्रणाली अमेरिका के पास है। ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर अमेरिका का नियंत्रण है। स्मार्टफोन प्रणालियों में iOS प्रणाली पर अमेरिका का नियंत्रण है। यदि ये सारी प्रणालियों पर अमेरिका का नियंत्रण है तो अमेरिका जब चाहे, जहां चाहे दुनिया में जो हो रहा है उससे जुड़ी सूचनाओं को चुरा सकता है। और इस बात को प्रमाणित भी बाद में किया गया कि अमेरिका ने सूचनाएं चुराई हैं। जब स्नोडन के खुलासे हुए तो स्नोडन को फिर पहले उसने स्वीडन में शरण ली और उसके बाद फिर अमेरिका ने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन इससे ये जारी हो गया कि दुनिया भर में साइबर जासूसी अमेरिका द्वारा की जा रही है। जब रूस को ये पता चला तो रूस भी चोरी छुपे ये कर रहा था। तो आपको जानकारी होगी कि ट्रंप के चुनाव में रशिया की मदद से मैनिपुलेशन किया गया, यानी रशिया के द्वारा अमेरिका की साइबर जासूसी की गई, इसके बारे में बात की गई। फिर इजराइल अमेरिका द्वारा मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी करवाई जा रही है, इस बारे में पर्याप्त प्रमाण है। फिर पाकिस्तान चाइना द्वारा मिलकर भारत के सुरक्षा कार्यक्रम की जासूसी करवाई गई है, इस बारे में भी पर्याप्त प्रमाण है। यानी कुल मिलाकर कोई नई बात नहीं है जिसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के देश एक दूसरे की साइबर जासूसी कर रहे हैं या अघोषित रूप में एक दूसरे के साथ साइबर युद्ध में इन्वॉल्व हैं। एक और संस्था का नाम सुना होगा आपने, विकीलीक्स। और विकीलीक्स द्वारा ये देखा गया कि दुनिया के देशों के पास जो सूचना संचार प्रणाली है वो सुरक्षित नहीं है।
वो जब चाहें जहां चाहें वहां से गोपनीय सूचनाएं निकाल सकते हैं। और इसी विकीलीक्स के खुलासों के कारण कई देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के भ्रष्टाचार उजागर हुए। विकीलीक्स ने अपने आप को भ्रष्टाचार का फ्लैग बियरर वो बनाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम झंडा बरदार हैं, झंडा उठा रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने दुनिया भर के सरकारी दस्तावेजों में से कई फाइलें लीक की और वो लीक करके ये बताया कि देखिए दुनिया की सूचना सुरक्षा प्रणाली कितनी खराब है। तो ये भी कहीं ना कहीं साइबर जासूसी के अंतर्गत ही आता है। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत दुनिया में जब कैशलेस होने की बात चल रही है तो आर्थिक गोपनीय सूचनाएं आसानी से प्रभाव में आ सकती हैं। ई कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव के बाद, कैशलेस इकोनॉमी के बढ़ते प्रभाव के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखें। अभी जो हम दुनिया भर की इकोनॉमी में बिटकॉइन यानी डिजिटल करेंसी की बात चल रही है, जिसको कई देशों ने मान्यता भी नहीं दी है, ये बताता है कि बिटकॉइन जैसी प्रणालियों का आना दुनिया की आर्थिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। जब बात सामाजिक सुरक्षा की हो तो साइबर टेरर का मतलब यह है कि हम सूचना संचार तकनीक के माध्यम से आतंकवाद को किसी भी स्तर तक ले जा सकते हैं और सूचना संचार तकनीक के माध्यम से आतंकवाद के हर चरण को पूरा कर सकते हैं। आतंकवाद के अंतर्गत आपको पहला काम करना पड़ता है विचारधारा को फैलाना, आप आईसीटी से फैलाइए। दूसरा काम करना पड़ता है लोग जुटाना, आप आईसीटी से जुटाइए, भर्ती। तीसरा काम करना पड़ता है पैसा जुटाना, आप चंदा ले लीजिए। चौथा काम करना पड़ता है सरकारों के खिलाफ दुष्प्रचार करना, प्रोपेगेंडा, आप ये कर लीजिए। पांचवा काम करना पड़ता है आपको योजनाएं बनाना, आप आईसीटी में कर लीजिए। छठवां काम करना पड़ता है आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, आप ये काम कर लीजिए। यानी आतंकवाद के अंतर्गत शुरुआत से अंत तक जितनी भी गतिविधियां की जाती हैं, चाहे वो विचारधारा फैलाना हो, रिक्रूटमेंट करना हो, ट्रेनिंग देना हो, फंड अरेंज करना हो, मैनेजमेंट करना हो, प्लानिंग करना हो, एग्जीक्यूशन करना हो, हर काम को सूचना संचार तकनीक की मदद से किया जा सकता है। और इसीलिए यह कहा जाता है कि सूचना संचार तकनीक सामाजिक सुरक्षा को, आतंकवाद को बढ़ावा देती है। सूचना संचार तकनीक यानी व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह के माध्यम से कैसे गलत खबरें फैलाकर, दुर्भावना फैलाकर लोगों के खिलाफ समाज में तनाव पैदा किया जा सकता है, तो इन दोनों से जो आएगा उसे साइबर कम्युनलिज्म कहेंगे हम। तो एक साइबर आतंकवाद है, दूसरा साइबर संप्रदायवाद है, साइबर जातिवाद है, साइबर क्षेत्रवाद है। तो जितने भी वाद हैं वो साइबर के तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं। अब बात रही साइबर अपराध की, तो साइबर अपराध अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीकों से उभरकर सामने आ रहे हैं। साइबर अपराध के अंतर्गत सोशल इंजीनियरिंग हमलों में फिशिंग की जाती है। फिशिंग मतलब किसी को अपने जाल में फंसाना। बड़ी मछली जब फंसाते हैं तो उसको वेलिंग कहते हैं। साइबर अपराध में हैकिंग और क्रैकिंग होती है। हैकिंग और क्रैकिंग के अंतर्गत आप किसी की सूचना प्रणाली में पहुंच जाते हैं। तो साइबर अपराधों की लिस्ट बना लीजिए आप। हैकिंग का मतलब है किसी की सूचना प्रणाली में, क्या कहेंगे आप, के कोड को पकड़ लेना, वो हैक करना है, पासवर्ड को चुरा लेना। क्रैकिंग का मतलब है किसी की सूचना प्रणाली में घुस जाना, अनाधिकृत प्रवेश कर लेना। तीसरा तरीका होता है हैकिंग और क्रैकिंग के अलावा वायरस अटैक, वर्म अटैक, मालवेयर अटैक। किसी की सूचना संचार प्रणाली में जाकर वहां फाइलों को नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना, लॉक कर देना, जैसे भी रैंसमवेयर हमला हुआ था, चुरा लेना। चौथी चीज होती है फिशिंग वेलिंग। फिशिंग वेलिंग मतलब आर्थिक और व्यक्तिगत जानकारियों को चुरा लेना, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके आगे जाएंगे तो स्टॉकिंग होता है। स्टॉकिंग मतलब किसी पर नजर रखना, सूचना संचार प्रणाली के माध्यम से किसी पर नजर रखना। स्पैमिंग एक शब्द होता है। स्पैमिंग का मतलब होता है उसे जबरदस्ती सूचनाएं भेजकर परेशान करना, स्पैम मेल्स जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद जिन शब्दों को यूज किया जाता है उसमें एक शब्द आता है आपका सलामी हमले। सलामी हमलों में क्या किया जाता है, बैंक खातों से छोटी छोटी रकमों को चुरा लिया जाता है, जैसे 2 रुपए 4 रुपए, जिसके बारे में किसी को कभी कुछ पता ही ना चले। तो इनको सलामी हमले कहते हैं।
अब मान लीजिए किसी जिले में 5 करोड़ अकाउंट है, 5 करोड़ अकाउंट से 2 रुपए चुरा लिए तो कितना चुराया। सलामी हमलों के अलावा विशिंग शब्द होता है और विशिंग के अंतर्गत ठीक ये प्रयास किया जाता है कि वित्तीय प्रलोभन देकर कि आपका पुरस्कार लगा है, आपकी लॉटरी लगी है, आपको अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया जाता है। एक शब्द है क्विड प्रो और क्यू, QUO। तो क्विड प्रो क्यो, इसके अंतर्गत आप लोगों को ये अपने ऊपर विश्वास दिला देते हैं कि जो सौदा किया जा रहा है वो सौदा बिल्कुल सही है। तो पीड़ित को विश्वास में लेकर उसके साथ गलत काम करना ये इसके अंतर्गत होता है। ठीक, बैटिंग शब्द यूज किया जाता है जब मालवेयर हमलों से किसी को परेशान किया जाता है, तो एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है जिसका नाम है बैटिंग। तो हैकिंग, क्रैकिंग, फिशिंग, वेलिंग, बैटिंग, स्पैमिंग, स्टॉकिंग। अब आप आईटी में या आईसीटी में जितने भी हमलों का नाम जानते हैं उन हमलों पर आप चर्चा कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये सब वो हमले हैं जिनके माध्यम से साइबर क्राइम अलग अलग प्रकार के किए जा रहे हैं। इसके बाद यौन अपराध या अश्लीलता को फैलाने से जुड़े हमले हैं जिसे पोर्नोग्राफिक अटैक कहते हैं, तो पोर्नोग्राफी को लिया जाता है। ठीक, कॉपीराइट से चोरी से जुड़े मामले भी साइबर सुरक्षा के अंतर्गत या साइबर हमलों के अंतर्गत होंगे, तो कॉपीराइट चोरी से जुड़े मामलों को भी इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। ठीक है, साइबर हैक्टिविज्म, तो साइबर क्राइम अपने आप में, अब हैक्टिविज्म को भी कुछ लोग क्राइम में लेते हैं। साइबर हैक्टिविज्म का मतलब है कि आप हैकिंग का काम कर रहे हैं या तो देश के संदर्भ में या समाज के संदर्भ में गोपनीय जानकारियों को चुरा रहे हैं। जैसे मैंने विकीलीक्स के खुलासे जो बताए थे वो सारे खुलासे किसके अंतर्गत आएंगे? साइबर हैक्टिविज्म। तो हैक्टिविज्म करने वाले लोग कई बार ये कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी की भी गोपनीय जानकारियों को चुराना किसी भी दृष्टि से सही काम नहीं माना जा सकता। तो ये साइबर हैक्टिविज्म है। डाटा थेफ्ट आप जान ही रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत जानकारियां, गोपनीय जानकारियां, आपकी मेडिकल जानकारियां, आपकी प्रोफेशनल जानकारियां जब चोरी हो जाती हैं तो उसे डेटा थेफ्ट के तौर पर जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक हमले मैंने ये बताया कि जब आईसीटी तकनीक पर आपकी मानसिक निर्भरता बढ़ती जाती है तो आप इस तकनीक के बिना अपने आप को अपाहिज मानने लगते हैं, और इसीलिए किसी देश का, किसी व्यक्ति का या किसी समाज का आईसीटी पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना भी साइबर खतरा है और उसको साइबर सुरक्षा की जरूरत है। तो सरल भाषा में यदि आपसे कोई पूछे कि सूचना संचार तकनीक किस तरीके से किसी देश की सुरक्षा को चुनौती देती है, तो आपके पास फिर वही पुराना आलाप है। आप बोलिए इससे आतंकवाद फैलता है, इससे नक्सलवाद फैलता है, इससे जातिवाद फैलता है, इससे अलगाववाद फैलता है, 5 प्रकार के वाद, 5 प्रकार की तस्करी, 5 प्रकार के संगठित अपराध, ये सब आप बता दीजिए। पर मैंने यहाँ आपको नए तरीके से बताया कि आप कुछ साइबर शब्दों को यूज कीजिए, जैसे साइबर वॉर, साइबर अटैक, साइबर हैक्टिविज्म, साइबर स्पाई। जब आप साइबर वेंडलिज्म, जहां साइबर वेंडलिज्म का मतलब होता है सूचना संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देना। तो याद रखो कि जो साइबर हमले होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक भौतिक और एक अभौतिक। ये जितने भी हमले बताए हमने, ये अभौतिक हमले। लेकिन आईसीटी से सुरक्षा की एक चिंता यह भी हो सकती है कि कोई आपका टावर उड़ा दे, ऑप्टिकल फाइबर की लाइन उखाड़ दे, आपके सैटेलाइट को तो नुकसान पहुंचा दे, आपके वीसैट प्रणाली को ध्वस्त कर दे। तो यदि कोई आपके आईसीटी के हार्डवेयर को, आईसीटी के फिजिकल फॉर्म को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो भौतिक हमले हैं, और यदि आईसीटी के माध्यम से यदि नॉन फिजिकल फॉर्म में हो रहा है तो वो अभौतिक हमले माने जाएंगे। तो यही वो हिस्सा है जिस पर सबसे मेन चर्चा करनी थी कि आईसीटी किस तरीके से सुरक्षा चिंताओं को जन्म देता है, जो सामाजिक, आर्थिक, सामरिक सभी प्रकार की सुरक्षा चिंताएं कही जा सकती हैं या सुरक्षा चिंताएं मानी जा सकती हैं। ठीक, तो ये सुरक्षा चिंताओं के स्वरूप पर हमने बात की। अब इसके आगे देखिए, तो हमने ये देख तो लिया कि आईसीटी से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं कौन सी हैं। अब इसके बाद आपको ये भी तो जानना पड़ेगा कि आईसीटी कैसे या किन तकनीकों की मदद से इन सुरक्षा चिंताओं को जन्म देता है। अब ध्यान से सुनिएगा।
आईसीटी से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं, अभी जिस पर हमने बात की है वो है उनके स्वरूप, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, तकनीक, यानी कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आईसीटी सुरक्षा चिंताओं को जन्म दे रही है। ठीक, तो आईसीटी सुरक्षा चिंताओं को जन्म देती है, पहला मालवेयर अटैक के माध्यम से। ये मैंने चर्चा कर ली है। मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस का हिंदी में मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण, यानी गलत उद्देश्य से बनाए गए सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनसे जो हमले किए जाते हैं तब सुरक्षा चिंताएं जन्म देती हैं। और इसलिए मालवेयर का एग्जाम्पल होता है वायरस एंड वर्म। वायरस वर्म में क्या टेक्निकल अंतर होता है आप आईसीटी में पढ़िएगा, लेकिन यहां जान लीजिए कि आईसीटी द्वारा सुरक्षा चिंताएं जब पैदा की जाती हैं तो उनके पास जो मेन तरीका होता है वो कौन सा होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को यूज करना। ठीक, आईसीटी के पास जो दूसरा तरीका है जिसके माध्यम से वो सुरक्षा चिंताओं को पैदा कर रही है, देखो तकनीक से ही स्वरूप पैदा होंगे। ठीक, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि हमारी सूचना संचार तकनीक यहां पर एक रूप में किसमें आई, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में सामने। दूसरा जो आईसीटी है वो ई बॉम्ब के रूप में भी काम कर सकता है। ई बॉम्ब मतलब हम आईसीटी प्रणाली के माध्यम से वोल्टेज फ्लक्चुएशन के द्वारा इस तरीके से व्यवस्था को बना सकते हैं कि सामने वाले की आईसीटी प्रणाली क्या हो जाए, ध्वस्त हो जाए। तो ई बॉम्बिंग भी एक तरीका है जिसके माध्यम से आईसीटी नुकसान पहुंचा सकता है या आईसीटी हार्मफुल हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब ये ई बॉम्ब एक तरीके का साइबर क्या है, वेपन, जिन वेपन के माध्यम से काम किए जा रहे हैं। ठीक, आप चाहें तो सुरक्षा चिंताओं को पैदा करने वाली तकनीक में वो जो इंग वाली बात की थी हमने, स्पैपिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, उनका भी उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन उनको हमने सुरक्षा के या साइबर क्राइम के स्वरूपों में दिया है। तो आप ये कहिए कि सूचना संचार तकनीक जो है वो साइबर हमलों में 3 तरीकों से काम कर सकती है। एक साधन के रूप में, एक सहायक के रूप में और एक साध्य के रूप में। साधन का मतलब है जब आईसीटी के द्वारा हमला किया जाए। सहायक का मतलब है जब आईसीटी के द्वारा हमले में मदद ली जाए, जैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करना है या कुछ करना है। और साध्य का मतलब है जब आईसीटी पर हमला किया जाए। तो आईसीटी ही आईसीटी पर क्या करती है, हमला करती है। तो यहां पर आईसीटी की भूमिका को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है, ये हम कह सकते। ठीक, तो अब हम अगले स्तर पर आते हैं और यहां हम ये चर्चा करेंगे कि भारत में साइबर हमलों की स्थिति क्या है या साइबर सुरक्षा की प्रणाली क्या है। ठीक है, तो इफ वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट कॉल्ड साइबर अटैक इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, तो यहां पर कुछ आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले हैं। आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए या आप इन आंकड़ों को नोट कीजिए। ठीक है, इसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि भारत साइबर क्राइम के मामले में दुनिया में टॉप 5 में है।
स्पैमिंग यानी गलत सूचनाएं, जहां जबरदस्ती सूचनाएं भेजी जाती हैं, इनमें टॉप 10 कंट्रीज में आता है। भारत साइबर हमलों में रिपोर्टिंग के मामले में सबसे पीछे नजर आता है, यानी यहां पर साइबर हमले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं, यहां रिपोर्टिंग बहुत कम है। ठीक, यह भी कहा जाता है कि भारत में जो भी रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग के 30% पर ही एक्शन लिया जाता है। रिपोर्टिंग के 30% पर ही एक्शन लिया जाता है। आंकड़े कहते हैं कि 2011 से लेकर 2020 के बीच साइबर हमलों में 450% की वृद्धि हुई है। ठीक, अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़े होते हैं, इनको आप बता सकते हैं कितनी वृद्धि हुई है। 450%, मतलब 4 से 5 गुना साइबर हमले हो चुके हैं। ठीक है, वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में जो दर्ज की हम बात करेंगे, लगभग 75,000 साइबर अपराधों को दर्ज करवाया गया है। ठीक है, भारत पर सबसे ज्यादा साइबर हमले जो हैं वो चाइना, अमेरिका और रशिया से होते हैं। अभी पाकिस्तान सोचने वाले थोड़े से निराश हो जाएंगे। ठीक, आप ऐसे सोच लो, इतने पढ़े लिखे ही नहीं है कि हमला करें, पर परसेंटेज में देखेंगे तो वहां से बहुत है, वहां हर 10 में से 2 कर रहा होगा। तो चाइना, अमेरिका और रशिया, ये जो 3 देश हैं, ऐसा माना जाता है इनसे सबसे ज्यादा साइबर हमले भारत में किए जाते हैं। ठीक है, रशिया के बाद निसंदेह पाकिस्तान का नंबर आता है और उसके बाद कनाडा का नंबर आता है। तो आपको 5 कंट्रीज देखनी है। अब आई डोंट नो मैं आपको इतने फैक्ट्स क्यों पढ़ा रहा हूं, पर देख लो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बता सकते हैं आप। भारत में एक टीम है सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी एंड रिस्पॉन्स टीम। इसकी जानकारियां हैं कि भारत में ये साइबर हमलों की स्थितियां हैं। ठीक है, चाइना अकेला 35% साइबर हमले करता है हम पर, 35 पर, जबकि पाकिस्तान 9% के करीब। यदि आपको आंकड़ों में याद रखना है तो चाइना से 35%, पाकिस्तान से लगभग 9% हमले होते हैं। और एक जानकारी नोट कर लीजिएगा कि भारत में कौन सी साइट्स पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। तो 3 साइट्स के नाम बता रहा हूं। एक है NIC, ये वो साइट है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का नेटवर्क है, निक नेट बोलते हैं। इसके द्वारा देश के सभी प्रशासनिक मुख्यालयों को आपस में जोड़ा गया है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय से लेकर पटवारी के कार्यालय तक, सरपंच के कार्यालय तक। ठीक है, तो इसी से CM कॉन्फ्रेंस होती है, इसी से आपका DM कॉन्फ्रेंस होती है। निक, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर का नेटवर्क, इस पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। इसके बाद वो आपकी IRCTC की जो साइट है वो रोज हैक होती रहती है, रेलवे रिजर्वेशन वाली जो साइट है उस पर हमले होते हैं। एक रेलवे वाली दूसरी साइट भी है, सेंट्रल CRIS, इसका नाम याद रखिएगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC। रेलवे इससे पर्यटन भी करवाता है ना, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और दूसरा है, हमने नाम दिया सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा स्टेट डेटा सेंटर्स SDCs जो हैं, इन पर पर्याप्त हमले होते हैं। पेट्रोलियम कंपनियों में ONGC की साइट बहुत वल्नरेबल है, इस पर ज्यादातर हमले देखे गए हैं। और इसके अलावा आपके बैंक्स जो हैं, इन पर बहुत हमले देखे गए हैं। बैंक में भी पंजाब नेशनल बैंक, उसके दिन खराब चल रहे हैं अभी, इनका नाम अग्रणी आता है, बैंक ऑफ इंडिया का नाम आया है, इन पर हमले किए जाते हैं। आपको इन सबको सुनकर इस बात का विश्वास हो गया कि भारत साइबर हमलों के लिए बहुत प्रोन देश में से है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये आंकड़े इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि भारत में साइबर हमले प्रभावी रूप में होते हैं। ठीक, आप ये बताइएगा कि साइबर हमलों के अंतर्गत पिछले दो बड़े हमले थे। एक रैंसमवेयर हमला,
जहां वानाक्राई नाम के वायरस ने पुराने विंडोज सिस्टम को हैक करके सूचनाओं को लॉक कर दिया था और बिटकॉइन में आपसे क्या कहेंगे पैसा मांगा था कि यदि सूचनाओं को खुलवाना है तो आप बिटकॉइन में हमको पैसा दीजिए। तो रैंसमवेयर वायरस जो है ये भारत में बड़ा नुकसान करके गया था, क्योंकि ये पुराने विंडोज वर्जन पे काम कर रहा था, विंडोज 7 विंडोज 8 लेवल तक, विंडोज 10 सबने और हमारी ज्यादातर सरकारी प्रणालियों में यही अपनाया हुआ था। इसके अलावा हाल ही में एक और वायरस हमले पर चर्चा भारत में बहुत प्रचलित है, जिसका पेगासस नाम दिया गया है, और ये कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इजराइल से संबद्ध इस वायरस का प्रयोग ठीक सत्ताधारी दल द्वारा विपक्षियों से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं को चुराने के लिए किया गया था, इसलिए इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी था। तो रैंसमवेयर वायरस, पेगासस वायरस का जब आप उदाहरण दे देंगे तो आप ये बता देंगे कि नहीं भाई, भारत में साइबर हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री का ये मानना है, गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि भारत में सोशल इंजीनियरिंग अटैक लगातार बढ़ रहे हैं, और सोशल इंजीनियरिंग अटैक का मतलब वही है जो मैंने पीछे आपको बताया था, सामाजिक सुरक्षा को चुनौती, जहां आपकी गोपनीय सूचनाएं चुराकर आपको फिशिंग किया जाए, विशिंग किया जाए, वेलिंग किया जाए, स्टॉकिंग किया जाए, स्पैमिंग किया जाए, आपकी जानकारी से आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए, सामाजिक नुकसान पहुंचाया जाए, सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया जाए, आतंकवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद फैलाया जाए, इन्हीं को कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग हमले। तो गृह मंत्रालय का यह कहना है कि भारत में सोशल इंजीनियरिंग अटैक लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप पर यदि ये बात आए कि भाई इंडिया में सुरक्षा के खतरे किन रूपों में हैं, तो साइबर वाली 5 चीज बता दीजिएगा। फिर इंडिया में सुरक्षा या साइबर हमले किस रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो ये आंकड़े बता दीजिएगा। आंकड़ों को बताने के बाद जहां मेन प्रश्न आएगा उस पर जाइएगा और ये कहिएगा कि यदि भारत में साइबर हमलों की बात की जाए तो 2 हिस्सों में बात हो सकती है, एक क्यों और दूसरा कैसे। कैसे के फिर 2 हिस्से हैं, एक स्वरूप, दूसरा आंकड़े। पीछे मैंने आपको पढ़ाया है एक स्वरूप और दूसरा आंकड़े। फॉर्मेट पकड़ के चलिए, बड़ा बिखरा हुआ टॉपिक है। स्वरूप हमने बताए थे, ढेर प्रकार के स्वरूप, सामाजिक, सामरिक वाले, और आंकड़े अभी दे दिए। तो कौन सा हिस्सा बच गया कि भाई भारत में साइबर या सूचना संचार तकनीक जो है वो सुरक्षा को खतरे ज्यादा उत्पन्न क्यों करती है, या भारत में ऐसा क्या कारण है कि सूचना संचार तकनीक ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो आप बोलिए कि वैसे तो इस तकनीक में ये ताकत है कि वो दुनिया में कहीं भी नुकसान पहुंचा सकती है, पर भारत में इसके नुकसान पहुंचाने की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि भारत में नेटिजन्स लगातार बढ़ रहे हैं और इन नेटिजन्स में जागरूकता और समझ का अभाव है। मतलब वो शब्द है ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा, वो भारत के संदर्भ में बिल्कुल सही है कि लोग यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो उससे बहुत तरीके से परिचित नहीं है। ठीक। तीसरी बात, भारत में लोग, आप ये कह सकते हैं कि नेटिजन्स हैं, उनके पास जागरूकता नहीं है, उनके पास समझ नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि भारत में जागरूक कार्मिक भी नहीं है, या जागरूक की जगह हम शब्द लें सक्षम कार्मिक का, केपेबल लोग नहीं है। यानी जो सूचना संचार प्रणाली को लागू करने वाले लोग हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अमेरिका चले गए, लेकिन ग्रासरूट लेवल पर जो लोग कंप्यूटर सूचना प्रणालियों को चला रहे हैं वो उतने सक्षम नहीं है। पटवारियों को जैसे ई बस्ता देने की बात थी, छत्तीसगढ़ में बात हुई थी कि पटवारियों को ई बस्ता दिया जाएगा। क्या पटवारी उस ई बस्ते से जुड़ी सूचनाओं को सुरक्षित रखेंगे? यदि उन्होंने वो सूचनाएं लैंड माफियाओं को लीक कर दी तो फिर सोचिए कि किस हद तक जमीनों पर कब्जा बढ़ सकता है। तो ये योग्य कार्मिक की बात है। कार्मिक छोड़ दीजिए, भारत में कानून की दिक्कत है। जो हमारा आईटी एक्ट 2000 है वो तमाम संशोधनों के बाद भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सूचना संचार तकनीक के दुरुपयोग को रोकने में बहुत सक्षम नहीं है। भारत में साइबर इंटेलिजेंस या साइबर गुप्तचरी भी बहुत प्रभावी नहीं है।
यानी चोरी करने वाले लोग ज्यादा सक्षम हैं चोरी को पकड़ने वाले लोगों की तुलना में। क्लियर है। फिर मैंने वो भी बात कहा था कि भारत की कंपनियां लगातार डरी रहती हैं, वो रिपोर्टिंग नहीं करती हैं, क्योंकि यदि रिपोर्टिंग कर देंगी तो शेयर बाजार में उनके शेयरों का मूल्य गिर जाएगा कि अपनी सूचना तो सुरक्षित रख नहीं रहे, हमारा पैसा क्या सुरक्षित रखेंगे। तो भारत में कंपनियां अब रिपोर्टिंग प्रभावी रूप से नहीं करती हैं। इसके अलावा भारत में डिजी इंफ्रा और डिजी कनेक्ट दोनों से जुड़ी समस्याएं हैं। कंप्यूटर प्रणाली हो, नेटवर्किंग प्रणाली हो, ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली हो, ये सब इतनी प्रभावी नहीं है। महानगरों में भी कॉल ड्रॉप की समस्या देखी जाती है। तो जियो क्रांति हो या कोई भी क्रांति हो, उसके बावजूद भारत में डिजिटल अधोसंरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी अभी बहुत प्रभावी नहीं है। इसलिए भारत साइबर हमलों के लिए ज्यादा वल्नरेबल बन जाता है। साइबर सुरक्षा से जुड़े 3 आधार होते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, दूसरा लोग मजबूत हो, ठीक है, और तीसरा सरकार मजबूत हो। हमारे यहाँ तीनों लेवल पर दिक्कत है, इसलिए भारत साइबर सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील देशों में आता है और यहाँ साइबर सुरक्षा के खतरे दूसरे देशों की तुलना में और भी गंभीर हो जाते हैं। आप ऐसा बता सकते हैं। तो हमारे टॉपिक के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा था कि सूचना संचार तकनीक से सुरक्षा चिंताएं कैसे होंगी, और जब ये चिंताएं हो जाएंगी तो फिर हमको देखना था कि साइबर सुरक्षा की अवधारणा या साइबर सुरक्षा के सिद्धांत क्या है। ठीक, तो आईसीटी से उभरी सुरक्षा चिंताओं के समाधान के लिए जो विचार लाया गया उसे साइबर सुरक्षा का विचार कहा जाता है। इस साइबर सुरक्षा की अवधारणा क्या है, इससे जुड़े सिद्धांत क्या हैं, क्योंकि टॉपिक है तो इसको हम थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। तीसरा, इससे जुड़ी कार्यनीति या रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, जिसके माध्यम से हम साइबर सुरक्षा के रोड मैप को तैयार करते हैं। ठीक है, और फिर इसे लागू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, इन्हें हम कूटनीतिक प्रयास कह सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, इन्हें हम अलग अलग हिस्सों में रख सकते हैं, जैसे कानूनी प्रयास या सबसे पहले नीतिगत प्रयास, फिर कानूनी प्रयास, फिर संस्थागत प्रयास, फिर तकनीकी प्रयास, फिर मानवीय प्रयास। अब देखिए फॉर्मेटिंग कितनी बड़ी होगी, पहले फॉर्मेट देखिए। साइबर सुरक्षा की अवधारणा संकुचित अर्थों में कहती है, नैरो अर्थों में कहती है कि आईसीटी के दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। The idea of cyber security suggests that the misuse of ICT should be controlled. ठीक है, लेकिन यही अवधारणा व्यापक रूप में कहती है कि हमें उन प्रणालियों का विकास करना चाहिए जिससे आईसीटी का पॉजिटिव यूज बढ़े और नेगेटिव यूज घटे। मैं फिर से कह रहा हूं, द आइडिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन नैरो सेंस सजेस्ट दैट साइबर टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी मिसयूज्ड, बट इन ब्रॉडर सेंस इट एडवोकेट्स कि हमें उन सिस्टम्स को, उन प्रणालियों को विकसित करना है जिनके माध्यम से हम साइबर तकनीक के पॉजिटिव यूज को धीरे धीरे क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और इसके नेगेटिव यूज को धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे या रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इसी क्रम में जब हम साइबर सुरक्षा के सिद्धांतों पर चलते हैं
तो ये कहा जाता है कि साइबर सुरक्षा का पहला सिद्धांत है जिस पर काम करना है वो है सूचना की शुद्धता। द प्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन शुड रिमेन। क्योंकि जब साइबर अटैक होता है तो सबसे पहले सूचना की शुद्धता ही प्रभावित होती है, या वो मैनिपुलेट होती है या वो नष्ट हो जाती है। तो सूचना की शुद्धता को बनाए रखना है, ठीक। दूसरा, सूचना की अखंडता को बनाए रखना। ये सब बोल बच्चन वाली चीजें हैं क्योंकि लिखना पड़ेगा। तो सूचना की शुद्धता का सिद्धांत, शुद्धता का सिद्धांत कहता है कि आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अखंडता का सिद्धांत, आंकड़ों में बिखराव नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा है गोपनीयता का सिद्धांत, सूचनाएं गैर कानूनी तरीके से प्रसारित नहीं होनी चाहिए। चौथा है उपलब्धता का सिद्धांत, सही टाइम पर सही व्यक्ति को सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसको कहा जाता है सूचनाओं की उपलब्धता का सिद्धांत, ठीक। और पांचवें स्तर पर कहा जाता है विश्वसनीयता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो जब आप सूचनाओं से जुड़ी, ठीक है, और एक ले लेते हैं इसमें, जागरूकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ अवेयरनेस। तो जब भी साइबर सुरक्षा से जुड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है तो इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि सूचनाएं इन 5 या 6 सिद्धांतों से जुड़कर प्रसारित हों। यदि सूचना संचार तकनीकी से सुनिश्चित करती है तो हम कहते हैं यही साइबर सुरक्षा का आयाम है। अब भारत सरकार हो या दुनिया की कोई भी सरकार हो, ठीक, वो इन सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यनीति बनाती है और या रणनीति बनाती है। और उस रणनीति का हिस्सा होता है पहला, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। यानी जो लोग सूचना सुरक्षा से जुड़े हैं उनकी सही लोगों की भर्ती की जाए और उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। ये कार्मिकों के लिए। फिर नागरिकों के लिए क्या होगा? साइबर सुरक्षा के विचार का प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार जो शब्द है वो नागरिकों के लिए है, ताकि लोग सूचना सुरक्षा के विचार से जाने जाए। तो कार्मिकों के स्तर पर भर्ती प्रशिक्षण की कार्यनीति बनानी है। नागरिकों के स्तर पर प्रभावी साइबर सुरक्षा के विचार का प्रचार प्रसार करना है। किसके विचार का? साइबर सुरक्षा के विचार का प्रचार प्रसार करना है। तीसरा, साइबर सुरक्षा से जुड़ा आधारभूत ढांचा खड़ा करना है। क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा से जुड़ा आधारभूत ढांचा तैयार करना है, ठीक। चौथा, R&D के माध्यम से साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई नई तकनीकों को विकसित करना है। यू नीड टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज। R&D के माध्यम से साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई नई तकनीक को विकसित करना है। क्लियर? और पांचवें स्तर पर साइबर चेतावनी प्रणाली, साइबर सुरक्षा प्रणाली और साइबर पुनर्स्थापना प्रणाली, इन 3 चीजों की तरफ जाना है। यानी वार्निंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, रिस्टैब्लिशमेंट सिस्टम। तो साइबर चेतावनी प्रणाली, साइबर सुरक्षा प्रणाली और साइबर पुनर्स्थापना प्रणाली की ओर जाना है। यदि आप इन चीजों से होकर बढ़ते हैं तो यही साइबर सुरक्षा की कार्यनीति या रणनीति कहलाती है। तो आइडिया ऑफ साइबर सुरक्षा में इन सब बड़े बड़े शब्दों को कहना पड़ेगा, वरना हम सीधे भी बात कर सकते थे कि हम साइबर सुरक्षा की दिशा में कैसे काम कर सकते हैं। तो साइबर सुरक्षा की दिशा में इन सारी चीजों को करने के लिए कुछ प्रयास इंटरनेशनल लेवल पर किए गए और कुछ प्रयास नेशनल लेवल पर किए। तो हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्रयास इंटरनेशनल लेवल के हैं और कौन से प्रयास नेशनल लेवल के हैं, ठीक। प्रयासों का एक हिस्सा इंटरनेशनल और एक हिस्सा नेशनल माना जाएगा।
तो साइबर सुरक्षा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में कुछ सम्मेलन शामिल है, कॉन्फ्रेंसेस, जहां पर दुनिया के देशों ने आपस में मिलकर साइबर सुरक्षा के विचार को लाने की बात की है। दुनिया के देशों ने आपस में सहमत होकर यह कहा है कि हम एक दूसरे के साथ तकनीक का, सूचना का आदान प्रदान करेंगे और आदान प्रदान करके गोपनीय सुरक्षा देने का प्रयास करेंगे। हम ऐसी प्रणालियों का विकास करेंगे जिससे साइबर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो इसके अंतर्गत सबसे मेन समझौता जो है वो है बुडापेस्ट कन्वेंशन 2004 का। दुनिया के सभी देश 2004, ये एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दुनिया के देशों ने इकट्ठे होकर ये कहा कि अब हम साइबर सुरक्षा के लिए एक कानून को लाएंगे, एक गोपनीय सूचना प्रणाली को लाएंगे, एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर को लाएंगे, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर हम साइबर सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इसे बुडापेस्ट कन्वेंशन कहा जाता है। ये नीतिगत, कानूनी और तकनीकी सहयोग से जुड़ा था। 3 शब्द आप लिख सकते हैं: पॉलिसी, लीगल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, आईसीटी के क्षेत्र में। ठीक है। इसके अलावा दूसरा सम्मेलन अभी 2015 का है जिसे पेरिस कन्वेंशन कहते हैं। तो दूसरा सम्मेलन इस संदर्भ में पेरिस कन्वेंशन नहीं, इसको आप पेरिस कॉल कहिए। हुआ यह कि बुडापेस्ट कन्वेंशन की बातों पर सारे देश प्रभावी रूप से सहमत नहीं हो पा रहे थे। तो जब सारे देशों के बीच आपसी सहमति प्रभावी रूप से नहीं बनी तो लेटेस्ट इस संदर्भ में जो प्रयास किया गया है उसे पेरिस कॉल समझौता या पेरिस कॉल एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत साइबर सुरक्षा के सिद्धांतों पर देशों में आपस में सहमति बनेगी, ऐसा कहा जा रहा है। याद रखिए, इंडिया बुडापेस्ट कन्वेंशन का हिस्सा भी नहीं था और पेरिस कॉल एग्रीमेंट जिस पर 190 देशों ने साइन किया है, इसमें भी भारत, चीन, रूस, अमेरिका ये देश शामिल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, भारत, चीन, रूस और अमेरिका ये प्रमुख देश इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन बाकी दुनिया के 190 देशों ने आपस में मिलकर पेरिस कॉल एग्रीमेंट को साइन किया है। और पेरिस कॉल एग्रीमेंट के अंतर्गत इस बात का प्रावधान है कि हम पीपीपी मॉडल पर साइबर सुरक्षा के लिए जाएंगे, यानी निजी क्षेत्र को लाएंगे। हम सिविल सोसाइटी की सहायता से साइबर सुरक्षा की बात करेंगे। हम टेक अकॉर्ड का मतलब है तकनीकी समझौते करके साइबर सुरक्षा की दिशा में जाएंगे। 3-4 पॉइंट बता दे रहा हूं। निजी क्षेत्र की सहभागिता से आगे बढ़ना। दूसरा, सभ्य समाज, एनजीओज वगैरह जो हैं उनकी सहायता से आगे बढ़ना साइबर अपराध रोकने के लिए, साइबर हमले। तीसरा, विशेषज्ञों की सहायता से आगे बढ़ना, विशेषज्ञ कंपनियों की सहायता से आगे बढ़ना, इसको टेक अकॉर्ड कहा जा रहा है। चौथा, साइबर स्वच्छता के विचार को प्रसारित करना, यह पेरिस कॉल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक। और 5वें हिस्से में पेरिस कॉल में यह कहा गया है कि दुनिया को इंटरनेट गवर्नेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। इस पे अमेरिका के एकाधिकार को खत्म करने की प्रयास करना चाहिए। यानी दुनिया में यदि इंटरनेट पर निगरानी, नियंत्रण करना ही है तो पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन के नियंत्रण में एक संस्था बनाकर करे। हम अमेरिका की निगरानी और नियंत्रण वाली स्थिति से बाहर आए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया गया, तो आप बोलेंगे कि पहला बुडापेस्ट कन्वेंशन 2004 में साइन किया गया। दूसरा, पेरिस कॉल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। ये सम्मेलन है दोनों, इनको याद रखना है। इन दोनों के अलावा मैं 2 चीजें और बता रहा हूं इंटरनेशनल लेवल पर, याद रखिएगा। एक है आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सेंटर, वैश्विक साइबर सुरक्षा केंद्र। ठीक है। वैश्विक साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना जो है
वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जिनेवा में की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जिनेवा में की गई है, यानी जिनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। ये हैकर्स को रोकने के लिए कार्य करने वाली संस्था है, यानी इनके माध्यम से हैकर्स को रोकने का प्रयास किया जाएगा, हैकर्स को नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये विचार आ सकता है जिस पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा दुनिया भर के देशों ने अभी साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड, ये ध्यान से सुनना, ये इंटरनेशनल लेवल पर किया जाने वाला प्राइवेट एफर्ट है। जब दुनिया भर में डेटा लीक और डेटा थेफ्ट की समस्या बहुत बढ़ गई, तो दुनिया की टॉप 10-15 कंपनियों ने, टेक कंपनियों ने, जिसमें फेसबुक है, जिसमें गूगल है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जिसमें ओरेकल है, जिसमें सिस्को है, 4-5 नाम तो मैंने बता दिए। इन्होंने मिलकर एक समझौता किया है, जिस समझौते के अंतर्गत उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि अब जो नागरिकों को दिए जाने वाले कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, इन सब में ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम्स को हम डालेंगे कि उनसे डेटा आसानी से चोरी ना हो सके या उनसे डेटा से जुड़ी छेड़छाड़ ना हो सके। यही साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड, साइबर सुरक्षा टेक अकॉर्ड का विचार है, ठीक है। नेक्स्ट, 2020 में एक नई संधि, साइबर सुरक्षा संधि प्रस्तावित है। इसके बारे में आप बात कर सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं, ठीक। पिछले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में, पिछले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में, ठीक, ये कहा गया कि हमें 2020 में साइबर सुरक्षा पर वैश्विक संधि की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कोविड के बाद अब सम्मेलन ही होगा कि नहीं अगला, ये नहीं पता है, लेकिन भारत ने ये विचार दिया था कि हमें साइबर सुरक्षा पर वैश्विक संधि की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जो निष्पक्ष संधि हो, जो सबको बराबरी का दर्जा दे, जहां विकसित देश विकासशील देशों के साथ कोई भेदभाव ना करें, जहां डेटा सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल कानूनों से जुड़कर काम किया जा सके, ऐसी संधि बनाने की इन्होंने बात की है। तो ये वैश्विक प्रयासों के अंतर्गत बताया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के अंतर्गत। अब राष्ट्रीय प्रयासों पर बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रयासों के अंतर्गत नीतिगत प्रयास में भारत में साइबर सुरक्षा नीति 2013 को लाया गया है। इस नीति के स्तंभ वही बना देना, 5 स्तंभ हैं, रणनीति है। तो इस साइबर सुरक्षा नीति के सिद्धांत और रणनीति पर मैंने अभी आपको से चर्चा की थी जब साइबर सुरक्षा पर बात हो रही थी। इसके 14 मानक बनाए गए थे जिन पर काम किया जाता था। पर आप सोचिए कि इस नीति के अंतर्गत यदि आपको कुछ लिखने ना मिले तो आप ये कहिए कि साइबर सुरक्षा नीति के 4 आयाम हैं: कानूनी आयाम, संस्थागत आयाम, तकनीकी आयाम, मानवीय आयाम। तो इसी साइबर सुरक्षा नीति को यदि मैं आधार बना लूं और ये कहूं कि इस नीति के अंतर्गत हम 4 हिस्सों पर बांटकर बात कर सकते हैं। एक, साइबर सुरक्षा से जुड़ा विधिक आयाम, नीतिगत तो हो गया। दूसरा, साइबर सुरक्षा से जुड़ा संस्थागत आयाम। और तीसरा, साइबर सुरक्षा से जुड़ा तकनीकी और मानवीय आयाम। ये तीनों आयामों पर साइबर सुरक्षा से जुड़ी बातचीत हो सकती है, ठीक। आप इसके आगे साइबर सुरक्षा से जुड़ा कूटनीतिक आयाम भी ले सकते हैं। कूटनीतिक आयाम के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे बुडापेस्ट से लेकर पेरिस कॉल तक। हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों में शामिल हो सकते हैं,
जैसी संधि की हमने वकालत की है। हम ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सेंटर का हिस्सा बन सकते हैं, अभी हमने जो बात की थी, या फिर हम द्विपक्षीय समझौतों के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। और आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं तो एक समझौता तकनीकी क्षेत्र में आदान प्रदान का होता है। आप चाहो तो इस पे आपके नोट्स वगैरह जो मिलेंगे उसमें लिखा हुआ है कि भारत ने आसियान के साथ, अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, ठीक, इजराइल के साथ तकनीकी या सूचना संचार तकनीक में आदान प्रदान के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि इससे जुड़े, ठीक, तकनीकी या मानवीय आयाम पर बात की जाए तो तकनीकी या मानवीय आयाम के अंतर्गत आप ये बता सकते हैं कि हमने पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रणालियों को लाया है। भाई तकनीक से ही तकनीक से लड़ेंगे। हमने फायरवॉल प्रणालियों का विकास किया है। हमने एंटीवायरस प्रणालियां बनाई हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन तो आप जानते होंगे। हमने पासवर्ड प्रोटेक्शन को आगे ले जाकर बायोमेट्रिक प्रोटेक्शन में बदल दिया है, जहां हथेलियों से, आंखों की पुतलियों से लेकर, पंजों से लेकर, बायोमेट्रिक मतलब जैविक पहचान प्रणालियां, फायरवॉल प्रणालियां जो इंटरनेट से आने वाले वायरस वर्म्स को रोक दें, एंटीवायरस प्रणालियों का हमने विकास किया है। ठीक है, और तो और इन सुरक्षा प्रणालियों को आपस में जोड़कर हमने साइबर डोम नामक प्रणाली का विकास किया है। केरल पुलिस का नाम इसमें जोड़ा जाता है, इसको नाम दिया जा रहा है साइबर डोम सिस्टम। तो साइबर डोम केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जहां पर केरल पुलिस ने, आप क्या कहेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, मतलब लोक निजी सहभागिता के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में विशेषज्ञों को, संगठनों को और सरकारी संस्थाओं को जोड़कर एक सुरक्षा प्रणाली बनाई है, जिसको नाम दिया गया है साइबर डोम। केरल से प्रेरित होकर असम ने भी साइबर डोम की स्थापना की है। तो आपसे पूछेंगे साइबर डोम क्या है, तो वो बोलेंगे तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों को आपस में जोड़ना, विभिन्न तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों को आपस में जोड़ना। साइबर विजिलेंस के जितने भी टूल्स हैं उनको विकसित करना और एक साथ जोड़कर उनके माध्यम से डार्कनेट पर हो रही गतिविधियों पर निगाह रखना। तो साइबर डोम के माध्यम से हम डार्कनेट पर निगरानी रख रहे हैं। डार्कनेट इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां पर, डार्कनेट इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां पर पहुंचने के लिए विशेष ब्राउजर टॉर का इस्तेमाल किया जाता है। टॉर का फुल फॉर्म है द ओनियन रूटर। ठीक है, और इसके माध्यम से गैर कानूनी गतिविधियों को सुनिश्चित किया जाता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझिए, इंटरनेट में गहराई के 3 लेयर हैं, यानी इंटरनेट में गतिविधियों के 3 लेयर हैं। पहले को कहते हैं सरफेस वेव। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी में भी होगा। दूसरे को कहते हैं डीप वेब और तीसरे को कहते हैं डार्क नेट। आप और मैं जहां पर तैरते हैं वो है सरफेस वेब। सरफेस वेब का मतलब है जो, जहां पर गतिविधियों के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती है, जहां पर कॉमन एक्टिविटीज संचालित की जाती हैं, सामान्य गतिविधियां संचालित की जाती हैं, सामान्य तरीके से प्रवेश हो जाता है। ठीक है, डीप वेब वहां का उसे कहा जाता है जहां आपको यूआरएल एड्रेस में पहुंचकर लॉगिन करना होता है। मतलब यहां तक जाना सबके बस का नहीं है। तो जहां यूआरएल एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना होगा, विशेष आईडी पासवर्ड के माध्यम ही आप अंदर जा सकते हैं, वो है आपका कौन सा वेब, डीप वेब। जैसे जीमेल अकाउंट हो गया आपका, तो गूगल अपनी सुविधाएं अभी कहां दे रहा है, डीप वेब में दे रहा है। डार्कनेट उसे कहा जाता है जहां पर सर्च इंजन काम नहीं करता, यानी जो सर्च इंजन है उनके माध्यम से आप वहां नहीं। ये आप ऐसे समझिए, डार्कनेट इंटरनेट में एक छुपी हुई जगह है जहां गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं। यहां सामान्य सर्च इंजन के माध्यम से नहीं जाया जा सकता। यहां जाने के लिए विशेष सर्च इंजन होते हैं या ब्राउजर्स होते हैं। ऐसे ब्राउजर्स को टॉर कहा जाता है।
जैसे प्याज की परतें होती है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है द ओनियन रूटर। और इसी जगह पर ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब्बासी, आपने सुना है ना, आईएस अपना व्यापार करता है, इसी जगह पर हवाला होता है, इसी जगह पर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो गंदगी के काम जहां पर इंटरनेट में हो रहे हैं वो डार्क नेट है, जो आम आदमी की पहुंच के बाहर है। साइबर डर्म जैसी प्रणालियों के माध्यम से हम डार्क नेट पर आपराधिक गतिविधियों की पड़ताल करते हैं। तो ये वो तकनीकी आयाम हैं जिनके माध्यम से हम साइबर सुरक्षा को लेकर आ रहे हैं। तो तकनीकी आयाम में आप इनकी बात कर सकते हैं। अब हमारा जो हिस्सा बचता है वो है विधिक और संस्थागत का। विधिक के अंतर्गत आप सीधे बात कर लीजिए कि भाई भारत में एक कानून है जिस कानून का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, है ना, आईटी एक्ट 2000। इस कानून में बार बार अमेंडमेंट किए गए ताकि ये बदलते आईसीटी के वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदल सके। ठीक, और इन्हीं अमेंडमेंट में 2008 का अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण था, 2016 का अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण था। तो कई बार इसमें संशोधन किए गए। इस एक्ट की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत साइबर अपराधों को परिभाषित किया गया है और उनके लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। आपके बुकलेट में, आपके नोट्स में अलग अलग धाराएं बताई गई हैं और उनसे जुड़े दंडों को भी समझाया गया है। कुछ अपराध की से जुड़ी धाराएं और दंड में बता रहा हूं, जैसे सेक्शन 43 जो है ये अनाधिकृत प्रवेश से जुड़ा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो आपने अनाधिकृत प्रवेश किया है तो 43 के अंतर्गत बताया जाएगा कि वो किस तरीके से है और उस संदर्भ में फिर दंड का प्रावधान किया जाएगा। ठीक, 46 में जांच अधिकारी की बात है कि भाई यदि साइबर क्राइम हुआ है तो कौन सा जांच अधिकारी उसके संदर्भ में काम करेगा। ठीक है, नैन 58 में साइबर अपील प्राधिकरण है, यानी आपको किसी साइबर न्यायालय से दंड मिला है तो आप अंतिम अपील जहां कर सकते हैं वो है साइबर अपील प्राधिकरण या साइबर अपील ट्रिब्यूनल के संदर्भ में बात की गई है। इनफैक्ट यहां 48 और 58 दोनों धाराएं लिख लीजिएगा। साइबर अपील न्यायाधिकरण का गठन 48 में होता है और उसकी प्रक्रिया का विवरण 58 में दिया हुआ है, तो इन पर चर्चा हो सकती है। ठीक, इसके बाद बहुत कॉमन 66 है। 66 के अंतर्गत दिया हुआ है हैकिंग, यानी किसी की कंप्यूटर प्रणाली को चुरा लेना, तो 66 में हैकिंग है। इसी 66 धारा के अंतर्गत 66A, 66B, 66C, इनको लेकर बहुत चर्चाएं हुई थी और सबसे प्रचलित धारा थी 66A। इसकी धारा 66A के अंतर्गत सरकार के पास यह अधिकार होता था कि वो साइबर क्षेत्र में किए किसी भी नागरिक के द्वारा की गई किसी गतिविधि को निगाह रखते हुए उसको कानूनी रूप से गैर कानूनी बताकर दंडित कर सकते। तो हुआ यह कि 66A के अंतर्गत जब किसी ने बाल ठाकरे जी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उस पर सजा हो गई उसको, किसी ने ममता बनर्जी का कार्टून बना दिया तो उसको आपने जेल में डाल दिया, या किसी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ लिख दिया तो आपने उसको, तो ये कहा गया कि 66A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, बहुत पुराना मामला हो गया है ये, कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। यहां सरकार एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन रही है और अपना विरोध करने वालों को गलत तरीके से 66A के तहत दंडित कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया। श्रेया सिंघल, आई थिंक द केस वाज देयर, बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने कहा कि 66A गैर कानूनी है, तो 66A बाद में गैर कानूनी घोषित कर दी गई। ठीक है, फिर 66B जो है वो गैर कानूनी तरीके से सूचनाओं को चुराने से जुड़ा हुआ था। 66C जो है वो पासवर्ड चुराने से जुड़ा हुआ था। 66D जो है वो पहचान संबंधी क्या कहेंगे, पहचान छुपाकर जो अपराध किए जाते हैं उनसे जुड़ा हुआ था। तो 66A तो हट गया, लेकिन 66B के अंतर्गत, 66C के अंतर्गत, 66D के अंतर्गत, 66E के अंतर्गत अभी भी अपराधों की परिभाषा बनी हुई है। जैसा मैंने बताया कि 66B, ठीक, किसी कंप्यूटर नेटवर्क से सूचना चुराने से जुड़ा था।
66C जो है वो पासवर्ड चुराने से जुड़ा था। 66D जो है वो पहचान चुराने से जुड़ा था। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। 66E जो है वो निजी जिंदगी में दखल देने से जुड़ा था। ठीक, तो इन तरीकों से। और इसके बाद 67 जो है वो पोर्नोग्राफी से जुड़ा है, अश्लीलता फैलाने से जुड़ा था। तो यदि आप चाहें तो आईटी एक्ट की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत विभिन्न साइबर हमलों या साइबर अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है, ऐसा कहकर भी आप आईटी एक्ट की व्याख्या कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आईटी एक्ट के माध्यम से किस तरीके से हमने कानूनी तरीके से साइबर सुरक्षा को लाने का प्रयास किया है। तो सबसे आखिरी में जो हिस्सा बच जाएगा वो आपका हिस्सा है संस्थागत, यानी साइबर सुरक्षा के लिए भारत में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। संस्थाओं की बहुत लंबी सूची है, ठीक है, और अलग अलग संस्थाएं अलग अलग कामों से जुड़ी हुई है। इंटर डिपार्टमेंटल, ठीक, इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन टास्क फोर्स, IITF, ये नाम याद रख लेना। सिर्फ नाम भी लिखोगे तो जगह खत्म हो जाएगी। इसको नोडल एजेंसी कहा गया है, और नोडल एजेंसी का मतलब है ये वो केंद्रीय संस्था है जिनके माध्यम से हम सूचना सुरक्षा के लिए या साइबर सुरक्षा के लिए काम करते हैं। क्लियर है? इसी को साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की, साइबर इंफॉर्मेशन की, साइबर जागरूकता की जिम्मेदारी दी गई है। तो साइबर इंफ्रा को बचाना है, इंफॉर्मेशन को बचाना है, जागरूकता को फैलाना है, ये इसी के अंतर्गत काम किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसी IITF की सिफारिश पर भारत में ये संस्था बनी जो सबसे जमीन पर काम करती है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 2004 में आई। कौन सी संस्था है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसे सर्ट इन कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, या जिसको कहा जाता है सर्ट इन, इन का मतलब है इंडिया। ठीक, ये फिशिंग, हैकिंग, मतलब ये जमीन पर काम करने वाली संस्था है। आप ये मान लीजिए कि हमारी साइबर आर्मी जिसके माध्यम से काम कर रही है, एथिकल हैकर्स जिसके माध्यम से काम कर रहे हैं, वो सर्ट इन नामक संस्था भी है। ठीक है, भारत में कई संस्थाओं ने अपना खुद का सर्ट बनाया है, जैसे NIC सर्ट नाम की एक व्यवस्था आई है, यानी NIC ने अपने लिए खुद के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है। ठीक है, जैसे RBI ने अपना साइबर सुरक्षा सेल बनाया है, वैसे ही इन्होंने बनाई है। ये याद रखेंगे। तो ये सर्ट संस्था है। ठीक है, इसके अलावा ये IITF जो है ये साइबर सुरक्षा के लिए ISO सर्टिफिकेशन जारी करता है। ठीक, 27001 ये सर्टिफिकेशन का नाम है, और इस सर्टिफिकेशन के माध्यम से ये बताता है कि ये संस्था साइबर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी है। ठीक है, ये पहली संस्था है जिसका नाम हमने बताया IITF। चलिए दूसरी पर चलते हैं। दूसरी संस्था जो है वो है नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। नाम से काम पता चल रहा है, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, यानी देश में जो भी कंप्यूटर आधारित क्रिटिकल प्रणालियां हैं जिन पर देश टिका है, उनकी सुरक्षा के लिए एक संस्था है। ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, या इसमें 2 बार आई भी होता है, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर 2014 से काम कर रहा है। इसका काम है क्या कहेंगे, आधारभूत सूचनाओं या क्रिटिकल सूचनाओं और व्यवस्थाओं की रक्षा करना। ठीक, नेक्स्ट अगली संस्था जो है वो है सर्ट द्वारा निर्मित बोटनेट क्लीनिंग सेंटर।
इसे साइबर स्वच्छता केंद्र भी कहा जाता है। साइबर स्वच्छता केंद्र या बोटनेट क्लीनिंग सेंटर की जिम्मेदारी है मालवेयर हमलों को रोकना, यानी यदि किसी पर वायरस अटैक हुआ है, वर्म अटैक हुआ है, तो उसको रोकने के लिए जो संस्था काम कर रही है उस संस्था का नाम है बोटनेट क्लीनिंग सेंटर या साइबर स्वच्छता केंद्र। ये तीसरी संस्था मैंने बता दी। और ये जो बोटनेट क्लीनिंग सेंटर या साइबर स्वच्छता केंद्र है, ये सर्ट के माध्यम से प्रेरित है, सर्ट के माध्यम से प्रभावित है, ये आपको याद रखना है। ठीक। चौथी संस्था का नाम है एनटीआरओ। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंतर्गत काम करती है। 2004 से पीएमओ के अंतर्गत ये संस्था जुड़ी हुई है। ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा। नेक्स्ट, डिजिटल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड एनालिसिस सेंटर। मैं फिर से कह रहा हूं, पांचवा है डिजिटल इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग एंड एनालिसिस सेंटर। के प्रशिक्षण के लिए डिजिटल इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग एंड एनालिसिस सेंटर, DITAC। गुड़गांव में पहला केंद्र था, मोहाली में अभी दूसरा केंद्र बन रहा है। ये साइबर सुरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए बनाई गई संस्था है। पांचवी संस्था हो गई। इनके बारे में आप जहां भी पढ़ेंगे, जहां भी वीडियो देखेंगे, ढेर सारे इन संस्थाओं का विवरण ही होता है। मैं कह रहा हूं इनका नाम जान लो, नाम में ही काम छुपा है। इसके अलावा ज्यादातर डिपार्टमेंट्स जो हमारे काम करते हैं, ठीक है, तो कई डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन काम करता है। साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन, ये संस्था का नाम याद रखो, छठवां। साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन वर्किंग विथ ऑल डिपार्टमेंट। इसके अंतर्गत हर डिपार्टमेंट में, ठीक, डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी सूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो हमारे ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में सूचना सुरक्षा अधिकारी, ठीक, तो इसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, डिप्टी सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CSO, DCISO ऐसे नाम दिए जाते हैं। अब इतनी टेक्निकल में मत जाइए, आप सीधे समझिए कि साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन के अंतर्गत हमारे यहां अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो सूचनाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है? तो ये 5-6 एजेंसियों का नाम भी यदि आप बताएंगे तो भारत में सूचना सुरक्षा से जुड़ी व्यापक स्थितियां बनेंगी। जो लोग इस साल परीक्षा दे रहे हैं वो 3-4 टॉपिक्स पर विशेष ध्यान रखें। आपके नोट्स में ये टॉपिक दिए हुए हैं। जनरली जब मैं क्लास में यानी ऑफलाइन क्लासेस में बात करता हूं तो आपको जो इस तरीके से नोट्स मिलते हैं जो आपको भेजे गए होंगे साथ में, उन नोट्स के साथ ही ये बता देता हूं कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो इन अवर लास्ट क्लास आई विल आस्क यू, यदि आपके पास ये सारी चीजें पहुंच गई, हमने नोट्स एक साथ भेजने के लिए कहा था, तो यदि ये नोट्स आपके साथ एक साथ हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि हर चैप्टर में अब आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो नहीं पढ़ना है उससे अननेसेसरी आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें। तो ये जितनी भी संस्थाओं के मैंने नाम बताए हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं। करंट में आप साइबर डोम प्रणाली पर चर्चा कर सकते हैं। पेरिस कॉल एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर टेक अकॉर्ड प्रणाली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2-3 हिस्सों पर बात कीजिए। अब सूचना संचार तकनीक से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं में ही सोशल मीडिया से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं आ जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया किसका हिस्सा है? सूचना संचार तकनीक का। तो इसलिए अगले टॉपिक अगली क्लास में जो हम करेंगे वो जुड़ेगा मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं। हमारा सिलेबस सोशल मीडिया पर कन्फाइंड है,
पर मैं सोशल मीडिया से अलग उसको ओवरऑल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज चैनल, इन सब से लूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया से कौन सी चिंताएं होती हैं वो टॉपिक यही हो गया। आईसीटी से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं बराबर सोशल मीडिया से जुड़ी, तो मैं सोशल मीडिया से एक लेवल आगे मीडिया को पढ़ा दूंगा, वो निबंध में भी काम आएगा अगली क्लास में। धन्यवाद।